हेलो इन्वेस्टर्स, कैसे हो आप सब? होप सो आप सब बढ़िया ही हो। आज हम एक इलेक्ट्रिकल कंपनी है मंगल इलेक्ट्रिकल आईपीओ, उसका हमें आईपीओ देखने के लिए मिला है अभी हाल ही में। उसका आज हम आईपीओ का और कंपनी का डिटेल्स देखने वाले हैं। आईपीओ में कितना स्ट्रेंथ है, कैसा है, हम सब कुछ देखने वाले हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम, कितना एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन है और क्या हम एक्सपेक्टेशन से रख सकते हैं, हम सब कुछ देखने वाले। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी करती क्या है। कंपनी की बात की जाए तो 2008 में ये इनकॉर्पोरेट हुई थी, मैन्युफैक्चर करती है ट्रांसफॉर्मर्स और कुछ ऐसा प्रोडक्ट्स जो इलेक्ट्रिकल फील्ड में हेल्प आउट करता है, पावर सेक्टर में हेल्प आउट करता है। ये जो प्रोसेस करती है वो कंपोनेंट्स ट्रांसफॉर्मर्स के जो होते हैं वो इंक्लूडिंग लेमिनेशन होता है, सीआरजी और स्लिट होता है। तो ये जो होता है वो कॉइल्स का होता है। कॉइल मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रिकल फील्ड में ही काम आता है जो सोलार वगैरह में भी काम आता है। तो ये सब चीज़ों में मैन्युफैक्चर करती है। कॉइल एंड वगैरह चीज़ों में आप रीड कर सकते हो। बाकी सेकंड चीज़, द कंपनी मार्केट एंड सेल्स इट्स प्रोडक्ट। ये मार्केट जो अपना ब्रांड यूज़ करती है वो है मंगल इलेक्ट्रिकल करके, इनका मंगल इलेक्ट्रिकल करके ही ब्रांड है, उसके नाम से ही बिकता है। बाकी ये सब इनका आप देख सकते हो कि कितना उनकी कैपेसिटी है, ट्रांसफॉर्मर्स का कितना इनका यूनिट है, ये सब चीज़ें यहाँ पे इन्होंने मेंशन करके रखा है। बाकी इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है टोटल इलेक्ट्रिकल में ही है। इस इलेक्ट्रिकल में काफ़ी अच्छा इनका नाम बन के रह चुका है। फायर प्रोडक्शन का अवेलेबल है, फैसिलिटीज़ अवेलेबल है राजस्थान के अंदर, जिसका एनुअल कैपेसिटी का देखा जाए तो 16,200 मेगा टन का है फॉर CRGO। और ये कुछ 10,22,500 kVA फॉर ट्रांसफॉर्मर्स का है। और ये कुछ यूनिट दिया गया है फॉर द एमरफ्रेस यूनिट। ओके, ये इलेक्ट्रिकल एक यूनिट है, आप ये रीड कर सकते हो। बाकी अगर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात किया जाए तो ये CRGO वाइट्स कॉइल उन्होंने ऊपर मेंशन किया, उसमें ये मैन्युफैक्चर करती है। CRGO स्लिट्स भी और CRGO कोर असेंबली भी करती है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी मैन्युफैक्चर कर भी करके देती है। और सेकंड चीज़, ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, आपको वो मैन्युफैक्चर करने के बाद आपके इधर वो इम्प्लीमेंट करके भी प्रोवाइड कर देगी और आगे सर्विस भी प्रोवाइड करती होगी, काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करती होगी। बाकी जून 30 के हिसाब से 2025 टोटल 761 परमानेंट एम्प्लॉयज़ इनकी कंपनी में रजिस्टर्ड है, टोटल कॉर्पोरेट ऑफिस में अवेलेबल है। ओके, बाकी अगर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ देखा जाए तो इनका बहुत अच्छा लीडरशिप है इस इंडस्ट्री में और इनके जो सीनियर मैनेजमेंट है काफ़ी एक्सपीरियंस है। और सेकंड चीज़ है अप्रूवल अवेलेबल फॉर सिलेक्टेड मार्केट प्लेयर्स। इनका जो मार्केट प्लेयर है, जो मार्केट में इनके अच्छे खासे कनेक्शंस बन चुके हैं, अच्छा चेन बना के रख चुके हैं, तो इनका सप्लाई भी वैसे ही होता है। बाकी इनके जो कस्टमर्स है वो डाइवर्सिफाइड है, कुछ है इलेक्ट्रिकल फील्ड में, कुछ है सोलार फील्ड में, कुछ है रिन्यूएबल फील्ड में, तो काफ़ी चीज़ों में इनका डाइवर्सिफाई है। और नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशंस। इनका जो इंटीग्रेशंस होते हैं वो बहुत एफिशिएंटली होता है, काफ़ी अच्छे से इनका ऑपरेशंस पूरा मैनेज होता है और इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है बहुत कंसिस्टेंटली ग्रोथ ले रहा है। ओके, बाकी कंपनी के आईपीओ की बात की जाए तो स्टार्ट होगा 20 को और 22 तक इसका लास्ट डेट है अगस्त में। 10 रुपीज़ पर शेयर इसका फेस वैल्यू है। प्राइस बैंड इसका 532 561 है। सिंगल लॉट में 26 शेयर्स मिलेंगे। टोटल इशू है 400 करोड़ का और लिस्टिंग होगा BSE NSE में। लिस्टिंग आपको हो गया, अगर अलॉटमेंट देखने के लिए मिलेगा 25 अगस्त को। रिफंड अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है तो रिफंड आपको 26 या एक दो दिन आगे पीछे मिल जाएगा। और अगर अलॉटमेंट मिल चुका है तो 26 को ही आपको आपके डीमैट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर्स का और लिस्टिंग होगा 28 को। और यूपीआई आप शाम को 5 बजे तक कर सकते हैं 22 को। बाकी इसका रिजर्वेशन की बात करें तो QIBs के लिए 50% है, रिटेल्स के लिए 35% है और HNIs के लिए 15% है। प्रमोटर्स के पास टोटल पहले 100% था इशू के पहले और आफ्टर इशू 75% के आसपास 74% के आसपास इनके पास होल्डिंग रहेगा। बाकी फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो एसिड्स अगर देखा जाए तो इनका पर ईयर के हिसाब से इंक्रीज़ होते हमें इजीली दिख रहा है। बहुत अच्छे से इनका एसिड्स मेंटेन है, एक स्लाइटली अच्छे से इंक्रीज़ हो रहा है। 24 to 25 में देखा जाए तो बहुत अच्छे से अराउंड 100 करोड़ से ज़्यादा इनका इंक्रीज़ होते हमें यहाँ पे दिखा है। 246 करोड़ से 366 करोड़ हो चुका है, तो एक अच्छा पॉजिटिव चीज़ है। टोटल इनकम और पैट की बात की जाए तो 357 करोड़ में से 24 करोड़ इनका पैट है। ये अराउंड देखा जाए तो 7 to 8% के आसपास यहाँ पे इनका मार्जिन हो रहा है। बाकी 24 में देखा जाए तो 52 करोड़ में से इनका 20 करोड़ का यहाँ पे मार्जिन है, ये भी अराउंड 4% के आसपास हो रहा है। और 25 की बात की जाए तो 551 करोड़ में से इनका 4% का मार्जिन है, ये अराउंड देखा जाए तो ये 5% के आसपास हो रहा है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्लाइटली कंपनी का पैट इंक्रीज़ नहीं हो रहा, डिक्रीज़ भी नहीं हो रहा है, एक रेंज में ही चल रहा है। जैसे कि पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पे 24 यहाँ पे 8% के आसपास, 8 to 7% के आसपास है, यहाँ पे 5% के आसपास है और यहाँ पे देखा जाए तो ये भी अराउंड 4% के आसपास है। तो एक रेंज में ही 8% ऐसे ही रेंज में चल रहा है, 8% के नीचे ही इनका कंसोलिडेट कर रहा है। EBITDA देखा जाए तो EBITDA भी इंक्रीज़ होते हमें दिख रहा है। नेटवर्क भी अच्छे से परफॉर्म करते हुए यहाँ पे हमें दिख रहा है। बोरोविंग्स भी देखा जाए तो इंक्रीज़ हो रहा है।
फाइनेंशियल ईयर 25 में थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है एज़ पर 24 के हिसाब से। बाकी पैसा कहाँ पे यूज़ करने वाली है, वो है अपना रीपेमेंट में यूज़ करेगा। जो डेप्ट इनके ऊपर वो इंक्रीज़ जो है वो कम कर देंगे ये। बाकी अपने कंपनी को एक्सपांड में अपने राजस्थान डिस्ट्रिक्ट में इनका जो यूनिट है वहाँ पे कुछ चेंजेस करना है, कुछ एक्स्ट्रा इनको बिल्ड करना है, वहाँ पे ये इंक्लूड करने वाले हैं, पैसा देने वाले। बाकी फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और कैपिटल रिक्वायरमेंट है। बाकी अगर बात की जाए इनके वैल्यूएशन के बारे में तो KPI के हिसाब से इनका रिटर्न ऑन इक्विटी 29% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25% का है और डेब्ट टू इक्विटीज बस 0.92 का है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 34% का है, पैट मार्जिन 8% का है और EBITDA मार्जिन 14% का है। यहाँ पे EPS और PE का अगर कंपैरिजन की जाए इनके इनसे पीयर कंपैरिजन के हिसाब से, तो पीयर कंपैरिजन हमने विलास, ट्रांसकोर और जय बी लेमिनेशन को लिया गया। PE कंपैरिजन अगर देखा जाए तो PE इनका एक मॉडरेट पे है, तो इससे समझ में आता है कि PE के हिसाब से इनका वैल्यूएशन तो ठीक है, क्योंकि इनका जो पीयर्स है उनसे तो कम ही है। बाकी EPS देखा जाए तो EPS का एक सेम है, उनका ऑलमोस्ट सेम है, विलास का थोड़ा ज़्यादा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी मॉडरेट में ही है 20% के आसपास, नेट एसेट वैल्यू में मॉडरेट में 56 के आसपास। और रिवेन्यू की बात की तो रिवेन्यू इससे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा रिवेन्यू है इनका अगर कंपेयर किया जाए तो। ओवरऑल अगर वैल्यूएशन देखा जाए, प्राइस टू बुक वैल्यू इनका 7 का है, तो वैल्यूएशन के हिसाब से प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ा ज़्यादा है, तो वैल्यूएशन यहाँ पे स्लाइटली ज़्यादा दिख रहा है। बट ऑन सेकंड हैंड यहाँ पे इनका रिवेन्यू भी थोड़ा अच्छा है, इंक्रीज़ होते हुए दिख रहा है और नेट एसेट वैल्यू इनका ठीक है और PE रेशियो भी 32 का है। ओके, तो ओवरऑल वैल्यूएशन की बात की जाए तो वैल्यूएशन तो मेरे को मॉडरेट लग रहा है, बट थोड़ा और कम प्राइस रहता तो और भी अच्छा रहता। बट ओवरऑल मेरे को वैल्यूएशन तो इतना ज़्यादा नहीं लग रहा है, एक थोड़ा स्लाइटली हाई लग रहा है बट इतना ज़्यादा नहीं है। बाकी इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम देखा जाए तो ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम का इधर पे अवेलेबल नहीं है डेटा, 0% 0 ही दिखा रहा है। ओवरऑल अगर कंक्लूजन की बात की मेरा क्या व्यू है, मेरा क्या प्लान रहेगा, देखिए मैं ये IPO को अप्लाई करूँगा, ज़रूर अप्लाई करूँगा, लेकिन एक बार मैं ग्रे मार्केट प्रीमियम का वेट करूँगा। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम 15 to 20% के आसपास देखने मिला तो मैं अप्लाई करूँगा, अगर नहीं मिला तो मैं अवॉइड करने वाला हूँ। और अगर एप्लीकेशन मेरे को अप्लाई हो चुका है, मेरे को अलॉटमेंट मिल चुका है, तो मैं 100% कट कर दूंगा इसमें IPO में 100% कट कर दूंगा अपना लिस्टिंग गेन लेने के बाद, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा करेक्शन देखने के लिए मिल सकता है ये IPO में। ये था मेरा व्यू, ये मेरा व्यू था। और अगर आपको ये एक टिप नहीं लगना चाहिए, ये आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं लगना चाहिए, ये बस एक एजुकेशन पर्पस के लिए ही है। ये इन्वेस्टमेंट रिस्की भी हो सकता है, तो आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद एनालाइज कीजिए, आपको एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट से एडवाइस लीजिए, फिर ही इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि ये रिस्क भी हो सकता है, मेरे को लॉस फेस करना भी पड़ सकता है। डेट्स द वीडियो। अगर वीडियो पसंद है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सिमिलर कंटेंट।